बात करने वाले थे राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति पर कि राष्ट्रपति शीर्षकीय प्रमुख या फिर वास्तविक प्रमुख है। तो किसी भी बात को 3-4 एंगल से देखना चाहिए। सबसे पहले यह देखना चाहिए कि राष्ट्रपति के संबंध में ये जिस किसी की भी संवैधानिक स्थिति का परीक्षण हम कर रहे हैं, उस व्यक्ति या प्राधिकारी के संबंध में संवैधानिक प्रावधान अर्थात वो विधि, क्योंकि संविधान भी अल्टीमेटली लॉ है, तो जो कानून जिस कानून के अंतर्गत उस अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, जिस कानून ने उस अथॉरिटी को जन्म दिया है, वो कानून स्वयं उस अथॉरिटी के बारे में क्या कहता है। सबसे पहले हमें यह चीज देखनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो हम परीक्षण करते हैं, क्योंकि कानून की अधिकृत व्याख्या इसे करने का हक उच्चतम न्यायालय को है। हां, सामान्य कानून है तो उसकी व्याख्या करने का हक उच्च न्यायालय को भी है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दोनों माने हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता ये पूरे भारत के राज्य क्षेत्र इस पर विस्तृत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी इशू के संबंध में क्या कहा, ये ज्यादा महत्व की बात हो जाती है। तो 3-4 तलों पर हमें परीक्षण करना चाहिए। सबसे पहला तल कि वो कानून जिसके अंतर्गत प्राधिकारी संगठित हुआ, वो कानून स्वयं क्या कहता है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने उसकी स्थिति, उसकी शक्ति और उसके अधिकारों के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी दी है। उसकी स्थिति के संबंध में जो प्रावधान कानून में हैं, उन प्रावधानों की व्याख्या करते हुए स्वयं उच्चतम न्यायालय ने उसके संबंध में क्या विचार व्यक्त किया। और तीसरा तरीका, ये तीसरा जो आपका बिंदु हो सकता है उसकी स्थिति की जांच के लिए, कि अगर वो उस ढंग से, जिस ढंग से वो काम कर रहा है, उस ढंग से अलग हटकर काम करे तो क्या कर पाएगा। ठीक है, तीसरी स्थिति यह हो सकती है। और चौथी स्थिति कि आपने जिस व्यवस्था को जहां से एडॉप्ट किया, वहां उस व्यवस्था के संबंध में किस प्रकार की स्थिति है। ये 3-4 तरीके हो सकते हैं जिनके आधार पर कभी भी किसी भी प्राधिकारी की जांच ये करनी चाहिए। और यही तरीके एक एक करके हम लोग इस्तेमाल करेंगे। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है, यह शीर्षकीय प्रमुख की है, यह वास्तविक प्रमुख की है। जब हम इन 4-5 बिंदुओं के आधार पर उसकी स्थिति का आकलन करने का प्रयत्न करेंगे तो हम पाएंगे कि राष्ट्रपति इस देश के शीर्षकीय प्रमुख हैं, न कि वास्तविक प्रमुख। इस संबंध में जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट की व्याख्या करते हैं या उसे समझने का प्रयत्न करते हैं, तो उसे अधिकृत तौर पर समझने में जो सामग्री सहायक मानी जाती है, वो सामग्री लेजिस्लेचर में चलने वाली बहस, वो भी सहायक सामग्री है। जब आप लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, जब आप निर्वचन के संबंध में जो कानून है उसे पढ़ते हैं, तो वहां ये पढ़ाया जाता है। आपको पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया, ये हमें नहीं मालूम। अब जहां तक हम उम्मीद करते हैं नहीं ही पढ़ाया गया होगा, लेकिन अगर आप अच्छी किताब पढ़ेंगे निर्वचन के सिद्धांतों पर, तो जो सहायक सामग्री है निर्वचन करने के लिए, क्योंकि न्यायालय स्वतंत्र नहीं है कि वो जो चाहे सो निर्वचन करके रख दे। न्यायालय को निर्वचन के सिद्धांतों के अनुसार कानून का निर्वचन ये करना होता है। वे जो चाहे सो अर्थ नहीं दे सकते,
और जो चाहेंगे सो अर्थ देंगे, तो उनकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। न्यायालय बड़ा है नहीं, न्यायालय उसी तल पर है जिस तल पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है। न्यायालय बड़ा दिखाई देता है इसलिए क्योंकि वो अपनी स्थिति से किसी प्रकार का कोई समझौता ये नहीं करता है, इसलिए वो बड़ा दिखाई देता है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था, अतिक्रमण हटाना सरकार का काम है, उसे हटाना ही चाहिए, लेकिन वो नहीं हटाएंगे। इसलिए क्योंकि अतिक्रमणकारियों के वोट चाहिए उन्हें, और क्योंकि इससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। क्योंकि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की हमें स्वतंत्रता है। अगर मेरी इस स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19 के जो प्रतिबंध के शीर्षक है, वो प्रतिबंध लगाने का हक राज्य को नहीं देना है, और प्रतिबंध लगा हुआ नहीं है, तो हमें कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। और हमारे आने जाने में किसी प्रकार का कोई अवरोध ये नहीं होना चाहिए। वो अवरोध कम हो ज्यादा हो, उस अवरोध की एफिशिएंसी ये कितनी है इससे मतलब नहीं है, अवरोध होना ही नहीं चाहिए। और अतिक्रमण अवरोध है, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। और प्रथमतः हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने का जिम्मा ये सरकार के पास है, लेकिन सरकार अपना काम करेगी ही नहीं। वो चालबाजियां करते हैं, और इसलिए कोर्ट के पास हम जाते हैं और वो रिट जारी करते हैं और सरकार से कहते हैं कि आपका काम है, आप करिए। इसलिए आपको कोर्ट बड़ा दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि वे हमेशा वो करते हैं जो कि उनसे करने के लिए संविधान के द्वारा कहा गया है, इसलिए वो बड़े दिखाई देते हैं। और ये सामान्य जीवन में भी होता है। 4 मित्र होते हैं, उनमें से एक ऐसा होता है जिसका मॉरल इतना हाई होता है कि सब कहते हैं कि ये अगर कह देंगे तो मान लेंगे। सिर्फ ये कह दें कि ऐसा है, आप कहते रहो, आपकी नहीं मानेंगे, जबकि आपकी हैसियत उससे कम नहीं है, लेकिन आपकी मानने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि आपने नैतिक जीवन जिया ही नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि वो कह दें, बस बात खत्म हो गई। इसलिए न्यायालय उसकी प्राधिकारिता बड़ी दिखाई देती है। जैसे इस समय दिल्ली में प्रदूषण की समस्या चल रही है, प्रदूषण कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। कर ही नहीं रहे। क्यों? प्रदूषण कंट्रोल करेंगे तो वोटों पर असर आएगा। तब तो भाई पराली जलाने से रोकना होगा, वाहन मालिकों से कहना होगा कि तुम एक टाइम बाहर निकालोगे अधिकतम, बाकी तुम ट्रेन से चलोगे, बस से चलोगे। अब इसमें परेशानी होगी तो करेंगे ही नहीं कुछ। अब सुप्रीम कोर्ट किससे कह रहा है? उनसे ही कह रहा है कि आप करिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर अनुच्छेद 32 में हमें ताकत है, तब है ना ताकत, तब हम करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रथमता किससे कह रहा है? उन्हीं से कह रहा है कि आप करिए, काम आपका है। इसलिए आपको कोर्ट बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जिस दिन कोर्ट अपनी स्थिति से समझौता करते हुए मनमानापन शुरू करेगा, उस दिन कोर्ट की भी ये विश्वसनीयता समाज में नहीं रहेगी। इसलिए न्यायालय कभी भी निर्वचन इस प्रकार नहीं करता कि जो उसका मन आए वो निर्वचन करके रख दे कानून का। ऐसा नहीं होता। वे हमेशा कानून का निर्वचन क्या करते हैं? कानून में निर्वचन के लिए जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए उन्हीं के मुताबिक कानूनों का निर्वचन करते हैं। और निर्वचन का पहला सिद्धांत कि अगर कोई सहायता उन उपबंधों से नहीं मिल रही है जो लिखे हुए हैं,
जो लिखत पढ़त में कानून में मौजूद उपबंध हैं, अगर उनसे कोई सहायता ये मिल ही नहीं रही। शब्द ऐसा है जो डेफिनेशन क्लास में है ही नहीं भैया। तो शब्द जो संविधान में है उसके संबंध में डेफिनेशन क्लास खुद कुछ बता रही हो, उसमें खुद कुछ लेजिस्लेचर ने लिख दिया हो, तब तो हम वही अर्थ ग्रहण कर लेंगे। अब वहां कोई अर्थ दिया ही नहीं, तो फिर कौन सा अर्थ लें? तो फिर हम उद्देशिका देखेंगे कि आखिर लेजिस्लेचर ने किस उद्देश्य के लिए यह एक्ट पारित किया है। अब उस उद्देश्य को संतुष्ट करने के लिए इस शब्द को जो अर्थ दिया जाना सर्वाधिक उपयुक्त हो, उस शब्द के विभिन्न अर्थों में हम वो अर्थ चुन लेंगे। अब उद्देशिका भी कुछ ना कहती हो, तो हम लेजिस्लेटिव पॉलिसी इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि विधायिका ने कोई भी काम सिर्फ इसलिए थोड़ा किया कि जैसे आप लोगों में चर्चा चलती है कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। तो इसके लिए तो किया नहीं था कि समय बिताना था, कोई जरूरत थी, ठीक है ना, कोई आवश्यकता थी जिसको संतुष्ट करने के लिए विधायिका ने किसी भी अधिनियम का अधिनियमन ये किया था। तो वो जरूरत क्या थी और उस जरूरत को सर्वाधिक कैसे संतुष्ट किया जा सकता है, इस शब्द को कौन सा अर्थ दें जिससे कि वो विधायी उद्देश्य ये पूरा हो जाए। ठीक है, ये देखेंगे। तीसरी स्थिति देख सकते हैं, और इन सब बातों को देखने से पहले यह भी देखा जा सकता है कि दो उपबंध, एक ही अधिनियम में दो उपबंध और दोनों विपरीत जाते दिखाई देते हैं। एक कुछ कहता है और एक कुछ कहता है। अब दोनों उसी अधिनियम में है और दोनों के अधिनियमन का स्रोत एक ही है। दोनों सेम विधायिका से अधिनियमित होकर आए हैं, तो दोनों को कैसे लागू करें अभी देखेंगे हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन में जब लिस्टें, सूचियां, उनका अर्थान्वयन शुरू होगा तो वो कहेगा एजुकेशन ये विषय राज्य का है, लेकिन हायर एजुकेशन ये विषय केंद्र का है। अब हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं था, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। उनका मदरसों में मिली डिग्रियां मान्य, लेकिन मौलवी या उच्च शिक्षा से संबंधित जो डिग्रियां वो सब अमान्य नहीं मानेंगे, क्योंकि वो राज्य का विषय ही नहीं है। वो तो उच्च शिक्षा किसका विषय है? केंद्र का। उस पर आप डिग्री कैसे दे दोगे? ठीक है ना। तो उच्च शिक्षा वहां है, शिक्षा यहां है। तो जब अलग अलग विरोधी उपबंध दिखाई दें तो निर्वचन का तरीका क्या है कि जो स्पेसिफिक फील्ड है उस स्पेसिफिक फील्ड को स्पेसिफिक स्थिति उत्पन्न होने पर लागू करना, और अदरवाइज सामान्य दशाएं, यानी उच्च शिक्षा से संबंधित मसला है तो फिर केंद्र वही तय करेंगे। हाँ, उच्च शिक्षा को छोड़कर शिक्षा से संबंधित बात है तो ये तय करेंगे। अब शिक्षा असल में है क्या? आप बहुत संकुचित तरीके से सोचते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। आप शिक्षा सिर्फ ये एकेडमिक एजुकेशन माने बैठे हैं, जबकि शिक्षा एक बहुत बड़ा शब्द है। शिक्षा में तकनीकी शिक्षा है, शिक्षा में मेडिकल की शिक्षा है, शिक्षा में नैतिक शिक्षा है, शिक्षा में पैरामेडिकल यानी नर्सिंग की शिक्षा है। शिक्षा, एजुकेशन, ये शब्द रखा गया। आप सिर्फ उसे एकेडमिक एजुकेशन तक सीमित कर देते हैं। तो निर्वचन के अपने सिद्धांत हैं, और वे सिद्धांत इतने हैं कि आप उनको पढ़ने के लिए एक अलग, ठीक है, विषय का अध्ययन करना
ये प्रारंभ करते हैं, और ये एक अलग विषय के रूप में एलएलबी में पढ़ाया भी जाता है, इंटरप्रिटेशन। हमारे समय में ये एलएलएम उसमें पढ़ाते थे, हमने ये विषय एलएलएम में पढ़ा। तो है क्या कि इसमें से एक सिद्धांत ये भी है कि जब भी आप किसी अधिनियम का अर्थान्वयन वे करने का प्रयत्न करें तो आप लेजिस्लेचर में चलने वाली बहस उससे भी सहायता ले सकते हैं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में लेजिस्लेचर हम किसे मानेंगे? संविधान सभा, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसकी बात करेंगे तो संविधान सभा में जो कुछ कहा गया उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के संबंध में वो भी रिलेवेंट हो जाता है। उसको भी देखा जाएगा कि जो फ्रेमर्स थे उन्होंने किसी भी प्रोविजन के संबंध में क्या कहा है। तो वो चाहे अल्लादी कृष्णा अय्यर हो, ठीक है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, और चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, तीनों इस बात पर एक मत है। ये जितनी भी संविधान सभा की कार्यवाही है उसमें एक चीज दिखाई देती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने सिंबल ऑफ नेशन माना है, उन्होंने उसे एक्चुअल रूलर ऑफ नेशन नहीं माना है। उन्होंने कहा वो देश का शासक नहीं होगा, देश का प्रतीक होगा। वो जहां खड़ा होगा हम ये मानेंगे भारत खड़ा है, लेकिन वो कभी भी देश का शासन नहीं चलाएगा, क्योंकि देश का शासन चलाने के लिए हमने लोकतंत्रात्मक पद्धति इसको अपनाया है, और उसमें मंत्रिमंडल ये जनता से प्रत्यक्ष चुनकर आएगा। इसलिए मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होकर देश का शासन चलाएगा, राष्ट्रपति सिंबल ऑफ नेशन होगा। अब सवाल यह है कि राष्ट्रपति बनाने की जरूरत क्या है? भाई काहे बनाना अनावश्यक, जब वो कुछ कर ही नहीं सकते तो एक राष्ट्र का प्रतीक अलग से खड़ा करने की जरूरत। तो ये माना गया कि कोई तो ऐसा होना चाहिए जो सारी पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रहकर सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में निर्णय ले सके। और जनता के हित में यूं तो यह भी माना जाएगा कि मंत्रिमंडल जनता के हित में निर्णय ले रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल जनता के प्रति उत्तरदायी है। 5 वर्ष बाद उसे चुनाव में जाना है और 5 वर्ष बाद अपने कार्यों का जवाब ये उसे जनता को देना है, और जनता ने ही उसे चुनकर भेजा है। वो किसी की कृपा से लोकसभा में नहीं बैठा है, उसे जनता ने चुनकर भेजा है, इसलिए वो किसी की कृपा पर नहीं है। लेकिन फिर भी व्यक्ति से गलती संभव है, तो कोई होना चाहिए जो एक फिलोसोफर की भूमिका में हो, एक चिंतक की भूमिका में हो, एक दार्शनिक की भूमिका में हो, और एक मंत्रिमंडल के मित्र की भूमिका में हो, जिसे सब कुछ बताया जाए और जो कठिनाई की दशा में बड़े बूढ़े की तरह, जैसे आप जाते हो, कई बार आपका मन दुखी और परेशान है तो आप ऐसे लोगों के पास जाते हो जो आपकी सहायता सांसारिक तौर पर कुछ नहीं कर सकते, उनके पास कोई साधन नहीं है। आप पैसे के लिए दुखी हो, पैसे नहीं है उनके पास, आप अन्य किसी कारण से परेशान हो, उसका कोई समाधान उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उनके पास जाकर तसल्ली ये मिलती है और आप उनके पास जाते हो। तो इस भूमिका में राष्ट्रपति को रखा गया है और राष्ट्रपति से अपेक्षा की गई, और इस भूमिका में रखा गया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये संविधान सभा के जो स्पीकर्स हैं
उन्होंने कहा है, और जो संवैधानिक प्रावधान है वो भी इसी की गवाही देते हैं। आपने देखा था अनुच्छेद 111 था, राष्ट्रपति हर बिल पर हस्ताक्षर करेगा, और यहां तक कि अगर मंत्रिमंडल ने दोबारा पास कर भेज दिया, मंत्रिमंडल कह रहे हैं हाउस ने, और चूंकि हाउस में मंत्रिमंडल हमेशा बहुमत में है, इसलिए वहां से तो पास हो ही जाएगा। और अगर मंत्रिमंडल ने पास करके, यानी हाउस में पास करके दोबारा भेज दिया, तो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प है ही नहीं। और चाहे वो मनी बिल है, और चाहे कोई बिल है, चाहे संविधान का संशोधन कुछ भी है, सब उसके पास जाएगा। लेकिन फिर भी उसे एक जेबी वीटो दिया गया है, उसका उपयोग वो कभी नहीं करता, अब तक किया भी नहीं, कि चाहे तो न वापस करे हाउस को, क्योंकि वापस करेगा तो रिकंसिडरेशन हाउस कर सकता है, और रिकंसिडर करके फिर भेज दिया तो फिर आपको सिग्नेचर करने हैं। लेकिन वो न वापस करे न कुछ करे, अपने पास ऐसे ही रोके रहे, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसे जेबी वीटो कहा है। इस जेबी वीटो के अतिरिक्त उसके पास अन्य दो विकल्प ये भी हैं, एक सहमत हो जाए सिग्नेचर कर दे, दूसरा रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर दे। और आपसे कहा गया था कि पोस्टल एंड टेलीग्राफ एक्ट था, जिसको राष्ट्रपति ने हाउस को वापस नहीं किया था, बल्कि सरकार जो उन्हीं की मानी जाएगी उससे क्लैरिफिकेशन मांग लिए थे, और फिर सरकार ने उसको प्रेस नहीं किया। अर्थात राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल पर अपने प्रभाव का उपयोग किया, और एक ऐसे अधिनियम से देश को बचाया जो असंवैधानिक साबित हो सकता था। तो ठीक है, अगर वो कर भी देते तो आगे सुप्रीम कोर्ट था, वहां से कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ये चेक होती, लेकिन वो एक आगे का प्रोसेस था। हम प्रक्रियाएं इसलिए बनाते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गलती पकड़ में आ जाए, इसलिए थोड़ी कि अंतिम रूप से हम इंतजार करते रहेंगे और मान लो सुप्रीम कोर्ट में भी गलती हो जाए। आपने एक केवल चेकिंग पॉइंट बनाया और चेकिंग पॉइंट पर चेकिंग ठीक से नहीं हो पाई। कई चेकिंग पॉइंट इसीलिए बनाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं तो पकड़ी जाएगा। तो पहला चेकिंग पॉइंट पोस्टल एंड टेलीग्राफ एक्ट पे आपने देखा था। दूसरा इशू तब आया था जबकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसका बिल अमेंड किया था 2006 में, आपसे बात हुई थी। तब तो हाउस को रिकंसिडर करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने वापस ही किया, और फिर रिकंसिडर होकर गया तो फिर उन्होंने सिग्नेचर भी कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस भावना का सम्मान किया कि राष्ट्रपति एक्चुअल शासक नहीं है, वो एक फिलोसोफर की भूमिका में, एक चिंतक की भूमिका में है। और इसलिए रखा गया कि मंत्रिमंडल से कोई गलती हो भी जाए, ठीक है, यद्यपि मंत्रिमंडल उत्तरदायी है, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो तो वो उसे सुधार सके। और 111 अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के विधेयकों पर हस्ताक्षर से संबंधित है, वो इस बात का प्रमाण है। और वो प्रमाण कहां से आ रहा? स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन से। हम अलग से कहीं कोई बात नहीं कर रहे, और अगर हम अलग से बात करेंगे तो वो लफाजी है, उसका कानून की दुनिया में कोई मतलब नहीं। कानून की दुनिया में पहला नियम यह है कि कौन कहता है इसका कोई अर्थ नहीं, क्या कहता है इसका मतलब है। सुप्रीम कोर्ट उसने भी 20 बार गलत डिसाइड किया है, क्योंकि अगर गलत डिसाइड नहीं किया तो शंकरी प्रसाद सिंह के बाद केशवानंद भारती आए क्यों? शंकरी प्रसाद सिंह में गलत डिसाइड हुआ ना, तभी तो आगे बढ़ा मसला।
AK गोपालन में अगर सही डिसाइड हो जाता तो मेनका गांधी आती क्यों? फिर तो मेनका गांधी के लिए कोई स्कोप था ही नहीं। गलत डिसाइड हुआ ना, इसीलिए तो मेनका गांधी में आकर मामला ठीक हुआ। और अभी भी अगर आगे ये पाया जाएगा कि मेनका गांधी भी गलत, तो उसे भी बदल देंगे। तो इसलिए गलती किसी से भी होगी, गलती किसी से नहीं होगी, इस बात की बात नहीं हो सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी अगर कानून की दुनिया में कुछ कह रहा है तो वो अंतिम बात नहीं मानी जाती है। यहां इस बात का महत्व है, क्या कह रहे हैं आप, कौन कह रहा, इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए हम कुछ कहे हैं और आप मान ले, बिल्कुल मत मानिए, हमसे मेरी बात का प्रमाण मांगिए कि आप कहते हैं जो कुछ, उसका आधार तो दिखाइए, क्यों कहते हैं। और अगर आप आधार नहीं दिखा सकते तो आपकी सारी बात निराधार है, और निराधार बातों को माना नहीं जा सकता। क्यों मान लें? इसलिए हमने जो कहा कि राष्ट्रपति फिलोसोफर की भूमिका में रहेगा, राष्ट्रपति उस बड़े बूढ़े की भूमिका में होगा जिसके पास आप ये जानते हुए जाते हैं कि सांसारिक मुश्किलों में वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, उस वक्त कुछ नहीं है। जो आध्यात्मिक गुरु हैं, ठीक है, आध्यात्मिक गुरु ये खराब नहीं होता। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये कि व्यक्तियों की बुराइयों के कारण आप संस्थाओं को बुरा मानते हैं। व्यक्ति बुरा हो सकता है, संस्था थोड़ी बुरी होती है, ठीक है। सदगुरु ये इससे बेहतर कोई होता ही नहीं। तो जो सदगुरु है उसके पास आप जाते क्यों हैं? कहते हैं हमें वहां जाकर आत्मिक शांति अनुभव होती है। तो आत्मिक शांति क्यों अनुभव होती है? वो कुछ देते तो नहीं है आपको, कोई पैसा, कोई सांसारिक चीज, ये तो वो देते नहीं, फिर भी आप जाते हैं उनके पास। इसी भूमिका में है राष्ट्रपति, और इसका प्रमाण अनुच्छेद 111। इसका दूसरा प्रमाण आप देखें, अनुच्छेद 78। क्योंकि अगर वो फिलोसोफर की भूमिका में है तो उसे पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, उसे हक होना चाहिए कि वो ये जाने कि क्या चल रहा है। जैसे आपके घर में भी जो बड़े बूढ़े की भूमिका में है, वो इस बात की चिंता रखता है कि हो क्या रहा है, वो करता कुछ नहीं है, कोई हस्तक्षेप भी नहीं करता, आपसे ये भी नहीं कहता कि ये करो ये करो, नहीं, लेकिन फिर भी पूछता वो गए कहां गए, इतनी रात तक क्यों नहीं वापस आए। वो आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम रात में कहां थे, लेकिन पूछता है। और इसी पूछताछ को अनुच्छेद 78 देखें क्या कहता है जरा। हमने कहा ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए, तो फिर बात ज्यादा ठीक रहती है। अनुच्छेद 78 आप देखेंगे, कहता है राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। राष्ट्रपति इंफॉर्म्ड रहेगा, प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि ही मस्ट सप्लाई द इंफॉर्मेशन। यही कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने, यही कहा है अल्लादी कृष्णा अय्यर ने, यही कहा है पंडित नेहरू ने कि भारत का राष्ट्रपति है। ये इंग्लैंड के मोनार्क जैसा नहीं है। हमने इंग्लैंड के मोनार्क से वो संस्थान लिया जरूर है, लेकिन ये उन लोगों को भी उत्तर है जो कहते हैं कि हमने कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं से भी कोई भी प्रोविजन उठाए और भारत का संविधान बना दिया, ऐसी बात नहीं है। इनोवेशन है, आइडियाज लिए गए और आइडियाज को परिवर्तित किया गया है समय की जरूरत के मुताबिक। अगर इंग्लैंड के मोनार्क जैसी स्थिति होती तो वंश के आधार पर चुनकर आता, ठीक है। वहां तो एंग्लो सैक्सन राजवंश इसका प्रतिनिधि सम्राट होगा। यहां तो पहली लाइन में कह दिया कि भारत का एक
राष्ट्रपति होगा और उसका निर्वाचन अनुच्छेद 53 की अनुच्छेद 54 की प्रक्रिया उससे होगा। और अनुच्छेद 55 में बताया कि उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा। पहली लाइन में कह दिया कि भारत एक गणतंत्र होगा, और गणतंत्र का अर्थ आपको बताया कि जहां हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होकर आता है, और गणतंत्र की परंपरा हमारे देश में महाराज भरत ने स्थापित की थी। तो उस समय से ठीक है, इस परंपरा का लोप हुआ, लेकिन कालांतर में जब सत्ता हमारे पास आई तो हमने अपनी संस्कृति के अनुरूप, ठीक है, उसी पद्धति को अपनाया जिसका विकास स्वयं हमने किया था, इस मिट्टी में किया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ कि सारी चीजें वहां से उठा करके यहां सच रख दी गई, ऐसा कुछ नहीं। हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष पद्धति से किया, लेकिन किया, निर्वाचन किया, वंश से नहीं लिया। और अप्रत्यक्ष पद्धति से इसीलिए किया क्योंकि हम एक प्रत्यक्ष पद्धति से करें और एक्चुअल ताकत उसे कुछ देना, तो यह भी ठीक नहीं लगता। इसलिए हमने अप्रत्यक्ष पद्धति से किया। तो आइडियाज वहां से जरूर लिए, लेकिन ऐसा चीजों को लागू कर दिया हो यह नहीं है। यही संविधान सभा में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति है, एक पोस्ट ऑफ डिग्निटी होगा, एक गरिमापूर्ण पोस्ट होगी। हां, एक्चुअल शासक नहीं होगा। अभी हम अन्य प्रावधानों पर बात ही नहीं कर रहे। अभी हमने आपसे कहा कि 4-5 क्राइटेरिया हो सकते हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति की संवैधानिक हैसियत की, ठीक है, जांच ये होनी चाहिए। उसकी संवैधानिक जो हैसियत है उसका आकलन 4-5 बिंदुओं के आधार पर होना चाहिए। एक बिंदु अभी हमने उठाया है, और वो एक बिंदु क्या है कि संविधान सभा स्वयं उसके बारे में क्या कहती है, और संविधान सभा जो कुछ कहती है उसने उसके संबंध में कौन से आर्टिकल्स ये यहां बनाए। तो अभी 2 आर्टिकल्स हमने लिए, क्योंकि संविधान सभा कहती है कि हम राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति का पोस्ट है, जो राष्ट्रपति का पद है, उसे पोस्ट ऑफ डिग्निटी बनाना चाहते हैं, उसे हम एक्चुअल शासक नहीं बनाना चाहते। लेकिन इसे हम इंग्लैंड के मोनार्क से अलग भी रखना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड का मोनार्क वहां वो मंत्रिमंडल के मार्गदर्शक या मंत्रिमंडल को सलाह देने वाले एक दार्शनिक या बड़े बूढ़े की भूमिका में, ये नहीं है। यहां हम ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। तो उन्होंने जो कुछ कहा कि हम एक ऐसी संस्था को जन्म देना चाहते हैं जो मंत्रिमंडल के लिए मार्गदर्शक के तौर पर काम कर सके, उसके संबंध में उन्होंने कौन से प्रोविजन बनाए। तो हमने 2 की चर्चा की, एक अनुच्छेद 111, दूसरा अनुच्छेद 78। देखें 78 क्या कहता है। कहता प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा, और कर्तव्य शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, ड्यूटी शब्द का प्रयोग किया। कानून में महत्वपूर्ण यह है कि किस शब्द का प्रयोग हो रहा है। कहता प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा, मीनिंग देयर बाय प्राइम मिनिस्टर इससे इनकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने जो शपथ ली है वो काहे के लिए? अपने पद के दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करने की आपने शपथ इस बात के लिए है। और आपने जिस बात की शपथ ली, आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि इफ यू आर ए पर्सन ऑफ मोरालिटी, तो आप अपनी शपथ का पालन करें। ठीक है, इमोरल हैं आप, बदतमीज हैं, उसके लिए दांडिक प्रोविजन होते हैं, उसके लिए दांडिक प्रोविजन होते हैं। और इसीलिए अब देखें एक चीज और है, यह क्यों नहीं बता दिया कि राष्ट्रपति कौन से काम खुद करेंगे और कौन से काम अपने सबॉर्डिनेट्स के माध्यम से कराएंगे। ये इसलिए भी नहीं बताया है
क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है। ठीक है, संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और संविधान की का वायलेशन ये कोई भी कर सकता है और किसी भी तरीके से कर सकता है। तो जब कोई संविधान का वायलेशन करेगा तो स्थिति के मुताबिक जो कुछ करना उचित हो वो राष्ट्रपति कर सके, इसलिए भी ये लिस्ट नहीं बताई गई। मान ली, ठीक है, मान लीजिए उन्होंने बता दिया सूची बनाकर कि साहब ये काम राष्ट्रपति स्वयं करेंगे और ये अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। अब काम ऐसा हुआ जो अधीनस्थ के द्वारा किया जाना चाहिए था, अधीनस्थ ने किया भी, लेकिन इस ढंग से किया कि उसमें संविधान का अतिक्रमण हो रहा है। अब क्या करें राष्ट्रपति? आपने तो सूची बना के रख दी कि ये राष्ट्रपति स्वयं करेंगे और ये अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि उनका पैरामाउंट एक्ट ये है, उनका सबसे पहला काम ये है कि वो संविधान की रक्षा करें। तो ये आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं, और आपकी बात कितनी ठीक है ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा, और ये बताने में समय लगेगा। और संविधान इसकी रक्षा तत्काल होनी चाहिए। तत्काल राष्ट्रपति क्या करें? तत्काल तो एक समस्या है, तत्काल तो एक झंझट है, और तत्काल अगर राष्ट्रपति कोई एक्शन ले भी लें तो जो फेसबुकीय बुद्धिमान हैं वे तो एक माहौल बनाए रखेंगे कि राष्ट्रपति ने गलत किया, ठीक है ना, और राष्ट्रपति ने सही किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट बाद में कहेगा। देश के सामने एक समस्या आ जाएगी। इसलिए ज्यादा उचित यह है कि चूंकि उनके ऊपर संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें स्वतंत्र छोड़ा जाए, उन पर विश्वास किया जाए कि कोई भी स्थिति पैदा होगी तो वे स्वतंत्रता पूर्वक उस स्थिति से निपटने के लिए, अर्थात संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण के लिए जो कुछ उचित समझेंगे वो स्वयं कर ही देंगे। इसलिए भी उनको स्वतंत्र रखा गया है। हमने कहा ना कि चीजों में एक युक्ति संगतता है, उन चीजों की युक्ति संगतता आपकी समझ में नहीं आती तो ये आपकी समझ का दोष है। ये चीजों की कमी नहीं हो सकती। यहां लिखा है प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, अब ना दें प्रधानमंत्री उन्हें जानकारी, ठीक है ना। हालांकि ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं हुई, लेकिन ना दें तो प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति का कुछ बिगाड़ सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या कर लेंगे? वो तो इंपीचमेंट ला सकता है, जो उसका क्या कर लेंगे? ठीक है, फिलहाल तो ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देती कि जब तक वो बहुमत में है तब तक ये उसे हटा भी पाए। फिलहाल तो ये स्थिति नहीं दिखती। अब ये एक यूनिक सिचुएशन है, इसमें राष्ट्रपति क्या करेंगे इसके अनुमान हो सकते हैं, इसके अनुमान हो सकते हैं, इसमें कंक्रीट कुछ नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये स्थिति पैदा ही नहीं हुई। ये पहली स्थिति होगी भारत के संवैधानिक इतिहास में अगर ऐसा हो जाए तो। अब क्या होगा उसमें, उस दशा में पता नहीं, और शायद उन दशाओं में ही हमें क्या करना चाहिए इसे जानने के लिए राष्ट्रपति को सलाहकारी अधिकारिता ये दी गई है। अनुच्छेद 143 1 और 2 जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे, वो मांगेंगे सलाह तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी होगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, और उस सलाह के और चूंकि वो सलाह है राष्ट्रपति मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, तो राष्ट्रपति को स्वतंत्र जो छोड़ा गया, कोई सूची नहीं दी गई, ये इसलिए भी ऐसा किया गया है। ठीक है, सूची देने की जरूरत नहीं। और दूसरा कारण हमने आपसे डिस्कस किया कि अगर सूची दे भी दें और ना करें राष्ट्रपति सूची के मुताबिक तो आप क्या करेंगे? ठीक है, न्यायालय के समक्ष तो आप उन्हें बुला नहीं पाएंगे। अरे भाई, पॉलिटिकल रेमेडी यही तो इस्तेमाल करेंगे, उन्हें हटाने की कार्रवाई यही तो शुरू करेंगे, और हटाने की कार्रवाई महाभियोग जो ऑलरेडी मौजूद है, तो सूची देने, ठीक है, सूची देने का औचित्य है।
सूची देने का अर्थ, इसका तो कोई मतलब नहीं। सूची आप दे भी दें तो उनके हाथ और आप बांधे दे रहे हैं। जो ज्यादा खराब पोजीशन होगी और सूची का पालन न करें तो आप करेंगे वही जो इस समय कर रहे हैं। तो सूची न देना ही ज्यादा ठीक है। हर चीज बड़ी सोच समझ कर रखी गई है, तो उस सोच को जरूर देखना चाहिए। वो क्यों? अपनी बात रखने से पूर्व आपको उस पर विचार जरूर करना चाहिए जिसे सोचकर वो बात कही गई है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी बात बात होती है, अदरवाइज आपकी बात बकवास होती है। ठीक है, और आपकी बात कोई नहीं सुनता। तो यहां कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा। अब कर्तव्य, इसका डिस्चार्ज अगर प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, दिस विल बी द यूनिक सिचुएशन। देन क्या होगा हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो हम बता नहीं सकते कि क्या होगा उस दशा में, क्योंकि यूनिक सिचुएशन होगी और इससे ठीक है, ठीक से निपटा जा सके। शायद इसीलिए अनुच्छेद 53 में कोई लिस्ट दी नहीं गई। तो कहता है कि प्रधानमंत्री का ही कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय, एक नहीं सभी विनिश्चय, राष्ट्रपति को संसूचित करें। मैंडेटरी प्रोविजन, आज्ञापक, ठीक है, उपबंध है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि देश के प्रशासन के संबंध में और विधान विषयक प्रस्थापनाओं के संबंध में, विधान विषयक प्रस्थापनाओं यानी जिन कानूनों के विधायी प्रस्ताव कानून बनाने के लिए आप संसद में लाने वाले हो, वो सारे के सारे आप राष्ट्रपति को कम्युनिकेट करें, संसूचित करें। ये नहीं कहा सूचित करें, उसने कहा संसूचित करें। और संसूचित के लिए जो अंग्रेजी में वर्ड है वो क्या है? कम्युनिकेट। और सूचित के लिए क्या है? इन्फॉर्म्ड। आप इंफॉर्मेशन देंगे। शब्द अलग अलग है, इसका मतलब यह हुआ कि इनके अर्थ भी अलग अलग होंगे। इस बात का, ठीक है, यह इस बात का प्रमाण है कि सूचित और संसूचित अलग अलग बात है। सूचित और संसूचित एक बात नहीं है। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, उसमें आता है कि प्रतिग्रहण संसूचित किया जाएगा। यह नहीं कहता है कि प्रतिग्रहण सूचित किया जाएगा, कहता प्रतिग्रहण संसूचित किया जाएगा। यू मस्ट कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस ऑफ योर सेल्फ। तो कम्युनिकेशन क्या है और सूचना क्या है? तो कहता है कम्युनिकेशन का अर्थ यह है कि आप सूचना इस ढंग से देंगे कि लोगों को पता लगे कि आप सूचना दे रहे हैं, अर्थात सूचना दिए जाने का प्रमाण यह उपलब्ध हो सके अगर कभी प्रमाण देने की जरूरत आ जाए। और जब आप किसी को सूचित करते हैं तो सूचना का प्रमाण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हमने आपको सूचित कर दिया, हमने जाना, आपने जाना, बस। अब अगर प्रश्न यह उठे कि हमने आपको सूचित किया था या नहीं, तो सूचित किए जाने की दशा में प्रमाण तो होगा ही नहीं। और संविदा अगर हम करेंगे, अगर संविदा दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है तो दोनों पक्ष उसका पालन करेंगे। और एक पक्ष के लिए हानिकर हो गई, एक के लिए फायदेमंद, तो एक चाहेगा पालन हो और एक चाहेगा पालन न हो। दोनों के लिए हानिकर हो गई तब भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों पालन नहीं करेंगे, कोई डिस्प्यूट होगा ही नहीं। दोनों के लिए फायदेमंद होगी तब भी कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर एक के लिए फायदेमंद और एक के लिए नुकसानदेह हुई तब तो विवाद होगा, और विवाद का समाधान हमें करना होगा। और विवाद का समाधान होने के लिए जरूरी यह होगा कि यह इस्टेब्लिश हो
कि संविदा हुई थी या नहीं, और संविदा हुई थी ये स्टेब्लिश हो, इसके लिए जरूरी है ये स्टेब्लिश हो करार हुआ था या नहीं, क्योंकि करार यानी एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। संविदा अलग से तो कुछ है नहीं, संविदा तो करार है। अगर करार विधिता प्रवर्तनीय है तो वो संविदा है, नहीं है तो ठीक है वो शून्य करार है, ठीक है ना। शून्य करणीय, करार विधिता प्रवर्तनीय होता ही है। बस ये फर्क होता है कि एक की इच्छा पर होता है, एक की इच्छा पर नहीं होता। तो सवाल यह है कि अगर एक के लिए फायदेमंद है और एक के लिए नुकसानदेह है तो हमें यह साबित सिद्ध करना पड़ेगा कि संविदा थी या नहीं, और संविदा थी तो हमें यह जानना होगा कि करार था या नहीं, और करार था यह जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि क्या व्यतिकारी वचन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस ये थे या नहीं, और रेसिप्रोकल प्रोमिसेस इन्हें जानने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि क्या प्रॉमिस था, वचन था, और वचन था या नहीं। इसके लिए हमें जानना होगा कि क्या प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई थी, क्योंकि प्रतिग्रहित प्रस्थापना वचन हो जाती है। जो प्रस्थापना प्रतिग्रहित होती है तब वचन बनती है। इसका मतलब प्रस्थापना और उसके प्रतिग्रहण, इसके सबूत को हमें प्राप्त करना ही होगा, इसके बिना विवाद का समाधान नहीं हो सकता। अब अगर प्रस्थापना का प्रतिग्रहण सूचित किया गया है प्रतिग्रहिता द्वारा प्रस्थापक को, तो साबित कैसे होगा, क्योंकि सूचना तो दो व्यक्तियों के मध्य, ठीक है, हो ऐसा भी हो सकता है। हां, संसूचना अगर है, कम्युनिकेशन है, तो फिर प्रमाण होगा ही होगा, और अगर प्रमाण है तो हम देखकर जान लेंगे कि यहां प्रस्थापना संसूचित हुई थी। इसीलिए लिखा है कि क्या होगा, प्रस्थापना संसूचित की जाएगी, उसका प्रतिग्रहण सूचित नहीं किया जाएगा, संसूचित किया जाएगा। कानून में शब्दों का उपयोग बड़े ध्यान के साथ किया जाता है, उसके पीछे एक सोच होती है। आप सीआरपीसी पढ़ेंगे, क्या कहता है, पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेंगे, ठीक है, संज्ञान अलग बात है, और ज्ञान में आ जाना यह अलग बात है। संज्ञान है तो ज्ञान होगा, और ज्ञान है तो हो सकता संज्ञान न हो। संज्ञान में आप किसी भी तथ्य की जानकारी इसलिए प्राप्त करते हैं ताकि उस तथ्य के आधार पर जो शक्ति कानून ने आपको दी है आप उसका प्रयोग करें। संज्ञान एक विशेष आशय के साथ किया गया कृत्य है तथ्य की जानकारी के संबंध में। पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान ले लिया, मीनिंग दैट भाई हम पुलिस रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को अपनी जानकारी में इसलिए लाए हैं ताकि कानून ने इस पुलिस रिपोर्ट के संबंध में जो शक्ति हमें निहित की है उसको हम उपयोग में लाएं, और संबंधित व्यक्ति जो अभियुक्त के तौर पर इसमें दर्शित है उसे आहूत करें और उसका विचारण शुरू करें। संज्ञान इसके लिए है, और ज्ञान वो तो अदालत के सभी कर्मचारियों के, ठीक है, ज्ञान में भी आता ही है भाई, तथ्य ज्ञान में आए, ये घटना अदालत के सभी कर्मचारियों के संबंध में रोज ही घटित होती है, ठीक है ना, लेकिन संज्ञान ये अदालत ही लेती है, ठीक है ना। तो शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं और उन अर्थों को समझना होता है, इसीलिए कानून तकनीकी विषय है, इसे पढ़ना ही होगा। इसमें जो शब्द प्रयुक्त दिखाई देते हैं वे सामान्य दिखाई भले ही पढ़ते हों लेकिन वे सामान्य हैं नहीं। यहां कहता प्रधानमंत्री का ही कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। अगर वो एक्चुअल
शासक है तो उसे संसूचनाओं की जरूरत क्या, फिर तो सब कुछ वही करेगा। आप अपने ही कृत्यों के बारे में संसूचित दूसरे से थोड़ी होते हैं भाई। अगर वो एक्चुअल शासक है तो फिर तो खुद ही करेगा सब कुछ, उसे संसूचनाओं की क्या जरूरत। भाई प्रधानमंत्री संसूचित करेंगे तो प्रधानमंत्री न सिर्फ संसूचित करेंगे बल्कि ऐसे भी संसूचित करेंगे कि अगर सबूत मांगा जाए कि राष्ट्रपति को बताया था या नहीं तो प्रधानमंत्री सबूत दे पाए, इस ढंग से करेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति एक्चुअल शासक हैं तो संसूचनाओं की जरूरत क्या है। आप अपने ही कार्यों की संसूचना दूसरों से ये तो प्राप्त नहीं करते हैं। आप कहें कि ये हमें संसूचित करेंगे कि मेरे कार्य क्या है, ये तो बात ही ठीक है अपने में अजीब सी लग रही है, ये तो पागलों की बात लग रही है। ठीक है, वही कहते हैं कि आपका तो संसार माया है। ये सिर्फ आप कहते हो, जानते नहीं हो, क्योंकि अगर जानते होते तो इसे कहने की जरूरत ही कहां थी। आप ये तो नहीं कहते कि कल रात जो हमने सपना देखा था वो झूठ था, ये तो नहीं कहते आप। ये तो इन्हें नहीं बता रहे कि कल रात राजा बने थे हम सपने में और वो झूठ था। अरे वो तो झूठ था ही, वो तो झूठ था ही, उसे कहने का क्या मतलब। अगर आप वाकई ये जानते होते कि संसार माया है तो फिर इसे कहने की जरूरत कहां थी। ये सिर्फ आप कह रहे हो, मान नहीं रहे हो। और मान इसलिए नहीं रहे क्योंकि जान नहीं रहे, और जान इसलिए नहीं रहे क्योंकि ये अनुभव नहीं है आपका। जिनका ये अनुभव हुआ, जिन्होंने इसे जाना, उन्होंने इसे माना भी। अब वो राजा के पद छोड़कर चल दिए, ठीक है, वो राजा थे और छोड़कर चल दिए। इसलिए जानना अलग बात है और सूचित होना ये दूसरी बात है। राष्ट्रपति सूचित हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअल शासक नहीं है। अगर होते तो सूचित क्यों होते, ठीक है ना। सूचित होने का अर्थ ही है कि वो एक्चुअल शासक नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि चूंकि वो फिलोसोफर की भूमिका में रखे गए हैं इसलिए उनका संसूचित होना जरूरी है, और इसलिए प्रधानमंत्री की ड्यूटी लगाई गई है कि आप संसूचित करेंगे। और चूंकि वो ठीक है बड़े बूढ़े हैं, देश के सिंबल ऑफ नेशन है, इसलिए सर्वाधिक शक्ति जिस व्यक्ति में है, प्रधानमंत्री, उसकी ड्यूटी लगाई गई है कि आप संसूचित करेंगे। क्योंकि घर के बड़े के सामने फिर किसी की कोई गरिमा नहीं है, वो सिंबल ऑफ नेशन है। और प्रधानमंत्री नेशन का है, तो जो नेशन का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, नेशन जिसमें अभिव्यक्त हो रहा है। वही बात है ना कि कहते हैं निराकार भगवान की उपासना करो, कठिन है, कठिन है। इसलिए मूर्ति बनाकर उपासना। अच्छा भाई, अगर ईश्वर कण कण में है तो मूर्ति में भी तो है, मूर्ति में नहीं है, मूर्ति में भी तो है। अगर कण कण में है तो कणों से ही तो मूर्ति बनी है, फिर आपका यह दावा क्यों है कि मूर्ति में नहीं है। और अगर है तो यह गलत है ना, अगर सब जगह तो फिर मूर्ति में भी है। फिर तो पत्थर उसके हैं, मिट्टी उसकी है, जंगल उसका है, सब कुछ उसी का है। और अगर यह तर्क ले लें तो फिर मूर्ति उससे अलग कहां है। और अगर उससे अलग आप देख पा रहे हो तो आपकी दृष्टि में भ्रम है, आपकी दृष्टि का दोष है, ये सिद्धांत का दोष नहीं है, ठीक है। और व्यक्ति, अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हो तो कठिनाई के साथ करना चाहते हो या सरलता के साथ, सरलता के साथ करना, यही बुद्धिमत्ता है। अरे ईश्वर सर्वव्यापी है तो हम उससे निवेदन नहीं कर सकते कि भाई तुम्हारी शक्ति तो असीमित है, मेरी शक्ति सीमित है, तुम इस मूर्ति में आ जाओ। और यही तो करते हैं पूजा में, पहले आह्वान करते हैं फिर उन्हें विसर्जित करते हैं, ठीक है, कि तुम आ जाओ। हम तो नहीं आ सकते, हम इतने बड़े नहीं हो सकते कि हम पूरी दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड में तुम व्याप्त हो रहे हो और हर जगह तुमसे मिलने, हम इतने बड़े नहीं हो सकते। तुम तो छोटे हो सकते हो, तो तुमसे ही निवेदन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो जो चीज आप जानते नहीं उसके बारे में कोई दावा जो ठीक नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति इतने बड़े हैं
कि उनके समक्ष उन्हें सूचना देने का कर्तव्य स्वयं प्रधानमंत्री का है, जो देश में सबसे ताकतवर आदमी है। वो सूचित करेगा, क्योंकि वे सिंबल ऑफ नेशन है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, तो कहता है कि संसूचित करे। दूसरा कहता है संघ के कार्यकलाप के प्रशासन के संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। अब देखिए, यह प्रोविजन ये तय करता है कि राष्ट्रपति की पोस्ट इंग्लैंड के मोनार्क से डिफरेंट है। इंग्लैंड का मोनार्क प्रधानमंत्री से कुछ मांग नहीं सकता। यहां अगर प्रधानमंत्री ने देने में कोताही की है, वो कोताही भूलवश है या नीतिवश है या कूटनीतिवश है, कारण कोई हो, लेकिन अगर उसे प्रस्थापनाओं को बताने में कोताही की है या अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं की है, लेकिन स्पष्टीकरण की जरूरत है, स्पष्टीकरण की जरूरत है, तो राष्ट्रपति स्वयं मांग भी सकता है। यानी पॉजिटिव एक्ट वो ये भी कर सकता है। वो पैसिवली बैठा नहीं रहेगा कि इंतजार करे कि प्रधानमंत्री उसे सूचित करे तो सूचित हो, और सूचित न करे तो सूचित न हो। इसका मतलब यह भी नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता, यह भी नहीं है इसका मतलब। भारत का राष्ट्रपति एक मार्गदर्शक की भूमिका के लिए, एक दार्शनिक और चिंतक की भूमिका में मंत्रिमंडल की सहायता के लिए जो कुछ आवश्यक है उसे करने की ताकत रखता है। यह अनुच्छेद 111 भी कह रहा और 78 भी कह रहा है, क्योंकि 74 यह कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से काम करेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल स्वयं उन्हें सलाह देगा कि तुम प्रधानमंत्री से ये चीजें और मांग लो। ये तो बेवकूफी की बात दिखाई देती है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो स्वयं मंत्रिमंडल के प्रमुख व्यक्ति हैं। ठीक है, इसका मतलब ही है यहां वो मंत्रिमंडल की सलाह से काम नहीं करेंगे। ठीक है ना, और ये इंग्लैंड के मोनार्क से डिफरेंट पोजीशन है, और यहां वो पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएंगे और वो जो चाहे सो मांग भी सकते हैं, और मांगेंगे तो देना। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होगी। और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। ये एक और बात है जो तय कर रही है कि राष्ट्रपति ये मार्गदर्शक है और इंग्लैंड के मोनार्क से भिन्न है और एक्चुअल रूलर नहीं है। क्योंकि अगर एक्चुअल रूलर हैं तो उनके समक्ष कोई बात आई है तो खुद करना है भाई। अगर वास्तविक शासक हैं तो जो उन्हें अच्छा लगे वो कर दे, वैसा नहीं करेंगे। अगर उन्हें ठीक नहीं भी लग रहा है, इंडिविजुअल मंत्री ने निर्णय ले लिया और उन्हें लगता है कि विषय ऐसा है जिस पर सामूहिक निर्णय होना चाहिए, पूरी मंत्रिपरिषद को निर्णय करना चाहिए, तो बजाय खुद बदलने के, अगर वो एक्चुअल शासक हैं तो खुद बदल दें। ठीक है, खुद बदल दें, लेकिन खुद नहीं बदलेंगे बल्कि वापस करेंगे किसे? मंत्रिपरिषद को, कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद या संपूर्ण मंत्रिमंडल इस पर विचार करे और फिर निर्णय ले। तो आप अनुच्छेद 111 और 78 इसकी लाइट में जब देखते हैं तो राष्ट्रपति मार्गदर्शक नजर आते हैं। राष्ट्रपति, ठीक है, आपका एक दार्शनिक चिंतक की भूमिका में नजर आते हैं जो मंत्रिमंडल को सलाह देने के लिए रखे गए हैं। उनकी पोस्ट गरिमापूर्ण नजर आती है, लेकिन एक्चुअल शासक वो नजर नहीं आते। और यही राय संविधान सभा ने रखी है। उनके संबंध में शेष चर्चा राष्ट्रपति की स्थिति के संबंध में हम लोग कल करेंगे, और कल देखेंगे कि अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 74 ये कैसे इस बात को सुनिश्चित करता है
कि राष्ट्रपति देश के वास्तविक प्रमुख नहीं बल्कि शीर्षकीय प्रमुख हैं, वे वास्तविक शासक नहीं हैं। हाँ, नेशन उनसे अभिव्यक्त जरूर होता है। और कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की स्थिति के संबंध में जो कुछ कहा है उसकी बात भी करेंगे और तब देखेंगे। ठीक है।